हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर रियल गैस हम देखेंगे कैसे हम इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो को देखने से पहले एक दो वीडियोस मैंने आप और अपलोड की थी। एक तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट था आइडियल गैस के लिए, और एक केवल जूल थॉमसन कोफिशिएंट की जो हम इक्वेशन डिराइव करते हैं उसका डेरिवेशन था। तो ये दोनों डेरिवेशंस आपको देखने हैं इस वीडियो को देखने से पहले। पर्टिकुलरली जो सिर्फ जूल थॉमसन कोफिशिएंट का आपका डेरिवेशन वाला वीडियो है वो तो आपको देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उससे जो हमारी इक्वेशन डिराइव हुई है जूल थॉमसन कोफिशिएंट की, वो हम इसमें भी यूज करेंगे। अब ये आपको इक्वेशन दिख रही है, ये इक्वेशन निकल कर आएगी जूल थॉमसन कोफिशिएंट रियल गैस के लिए। ठीक है। वैसे तो अगर आपने पीछे वाली वीडियोस देखी होंगी तो आप इन सारे टर्म्स से मतलब इन सारे टर्म्स को आप जानते होंगे। फिर भी वीडियो शुरू करने से पहले मतलब डेरिवेशन शुरू करने से पहले मैं आपको इन टर्म्स को इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये जो आपका टी है, ये तो आपको डिफरेंशियल दिख रहा है। ठीक है। ये जो आपका टी है, टी आपको कैपिटल टी अगर कहीं भी दिया होगा पूरे डेरिवेशन में तो वो आपका टेम्परेचर कहलाएगा टेम्परेचर, मतलब वो टेम्परेचर को डिनोट कर रहा होगा। ये जो आपका P है, कैपिटल P हमेशा आपका प्रेशर को डिनोट कर रहा होगा इस डेरिवेशन में। आपका जो ये A है और जो B है, छोटा a और छोटा b, ये आपके दो कांस्टेंट्स होते हैं। ये हैं आपके कांस्टेंट्स। कहाँ यूज होते हैं ये? जब आप अभी वंडर वॉल्स इक्वेशन पढ़ेंगे रियल गैस के लिए, तब उसमें ये ए और बी कांस्टेंट्स हम यूज करते हैं। ये जो आपको कैपिटल एच दिख रहा है, ये है आपका एंथैल्पी। ये जो आपको सीपी दिख रहा है, ये है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। राइटिंग पे बिल्कुल मत जाना समझ में आना चाहिए बस। ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया। अब ये चीज और समझ लो कि ये dt/dp और ब्रैकेट के बाहर जो h लिख रहा है, असल में यही आपका जूल थॉमसन कोफिशिएंट का टर्म होता है ना। और ये ब्रैकेट के बाहर जो नीचे ये सब उसमें दे रखा होता है कोई भी टर्म, वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं dt/dt dp एट कांस्टेंट एंथैल्पी है, कांस्टेंट h। ठीक है। तो हमें ये इक्वेशन डिराइव करना है। चलिए, अब इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए आपको दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली इक्वेशन जो आपको चाहिए वो है जूल थॉमसन कोफिशिएंट की, जो नॉर्मल है, ना रियल के लिए ना आइडियल के लिए, जो केवल और केवल जूल थॉमसन कोफिशिएंट की इक्वेशन है वो आपको चाहिए होगी। चलिए वो लिखते हैं, फिर उसके लिए पीछे डेरिवेशन है, आप उससे भी देख सकते हैं। चलिए, तो आपकी जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट की इक्वेशन होती है वो होती है म्यू जेटी। ये उसका सिंबल है डिनोट करने का। जो म्यू जेटी है उस सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं। तो म्यू जेटी इज इक्वल्स टू dt/dp at constant h is equals to minus dh/dp at constant t divided by cp। ठीक है। ये होता है आपका जूल थॉमसन कोफिशिएंट का इक्वेशन। इसको हम इक्वेशन 1 मानकर चलते हैं, एंड में इसका काम हमें आएगा। ठीक है। अब डेरिवेशन कहाँ से शुरू होता है कि ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थी तो आपने लिख लिया। ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो, अगर आपको लिख मतलब वैसे भी करना है तो भी लिख सकते हैं। वी नो जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज, फिर आप उसके बाद ये इक्वेशन दे सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, आपने वंडर वॉल्स इक्वेशन के बारे में पढ़ा हुआ है रियल गैस के लिए भी और आइडियल गैस के लिए भी। जब हम डेरिवेशन रियल गैस का कर रहे हैं तो हम वंडर वॉल इक्वेशन भी रियल गैस वाली यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे? वंडर वॉल इक्वेशन फॉर रियल गैस इज, क्या होती है? P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस P इज इक्वल्स टू RT। ये होती है आपकी रियल गैस के लिए वंडर वॉल इक्वेशन। ठीक है। P आपका प्रेशर होता है, कैपिटल V आपका वॉल्यूम होता है, A और B आपके कांस्टेंट्स हैं, R आपका गैस कांस्टेंट है और T आपका टेम्परेचर है। ठीक है। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड।
अब यहीं से सारा जो हमारा डेरिवेशन है वो इसी से शुरू होगा। अच्छा, यहाँ मैं एक और चीज आपको बताती हूँ कि ये जो आपका, ये तो ए और बी हमने सेपरेटली देखा कि ये क्या थे, हमारे कॉन्स्टेंट्स थे। अब ये ए अपॉन वी स्क्वायर जो है, ये प्रेशर वाले ब्रैकेट में ही आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रेशर वाले ब्रैकेट में अगर ये देखने को मिल रहा है, तो जो ए अपॉन वी स्क्वायर है, असल में वो क्या है, वो इंटरनल प्रेशर है। इंटरनल प्रेशर किसकी वजह से? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस। जो हमारे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस हैं, उनकी वजह से ये जो इंटरनल प्रेशर बना, वो हम ए अपॉन वी स्क्वायर से डिनोट कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे। अब आपको पता है कि ये जो ए और बी है, कांस्टेंट्स थे, और हमने मतलब जैसे प्रेशर क्या है, पूरा प्रेशर, उसका छोटा सा पार्ट ये अपॉन वी स्क्वायर वाला प्रेशर था। तो ये जो ए और बी है ना, छोटा ए और छोटा बी, इनकी जो वैल्यूज होती है बहुत ही ज्यादा स्मॉल होती है। तो हम क्या करते हैं, ए बी वाई बी स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब ये ए बी वाई बी स्क्वायर जो मैं बोल रही हूँ, असल में वो आया कैसे है। आपके पास ये जो इक्वेशन थी, आपने इसको सॉल्व करा, ब्रैकेट सॉल्व करिए, पी से मल्टीप्लाई करोगे वी और बी की, ऐसे ही ए अपॉन वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे वी और बी की। क्या करा मैंने, इनको ब्रैकेट्स को खोला, मल्टीप्लाई करा, पी की मल्टीप्लाई करी वी से, आ गया आपका पीवी, पी की मल्टीप्लाई करी बी से, आपका आ गया पीबी। अब इसकी मल्टीप्लाई करी इस वी से, तो ये आपका आया ए वी अपॉन वी स्क्वायर। ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये आया माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू आर टी। अब ये जो आपके ए और बी हैं, बहुत छोटी वैल्यूज होने की वजह से आपका जो ये वाला टर्म है ना, ये हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब इस वाले वी से तो ये एक वी कट गया, स्क्वायर की वैल्यू चली गई, वी स्क्वायर का मतलब क्या था, वी इंटू वी, तो एक वी कट गया एक वी से, और ये वाली वैल्यू हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो मैं क्या लिखूंगी, ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ, ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, और हम क्या मान के चलेंगे कि प्रेशर बहुत ज्यादा था, मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं था। ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ ए एंड बी व्हेन प्रेशर इज नॉट टू हाई, इसके लिए कंडीशन है। ठीक है, इज नॉट टू हाई, वी नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट मतलब इग्नोर कर देंगे, हम इसको हटा देंगे, वी नेग्लेक्ट ए बी बाई बी स्क्वायर। ठीक है, हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, हटा देंगे। तो अब इसको नेग्लेक्ट करने के बाद जो हमारी इक्वेशन बच रही है, वो हुई पी वी माइनस पी बी प्लस ए अपॉन वी, ये नेग्लेक्ट हो गई, इक्वल्स टू आर टी। अब मैं अगर इसको थोड़ा बहुत इधर उधर करके रीअरेंज करूं, तो मेरे पास वैल्यू बचेगी पी वी इज इक्वल्स टू, मैं ये माइनस की चीज इधर पहुंचाऊंगी प्लस में हो जाएगी, ये प्लस की चीज इधर पहुंचाऊंगी माइनस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आर टी प्लस पी वी, और ये माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, इतना आपको देखने को मिल रहा है, मतलब ये आपकी इक्वेशन बन रही है। अब ये मैंने मान ली इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, ये जो आपको अपॉन में v दिख रहा है, ये वाला v, ठीक है, अब ये किसके अपॉन में है, a के। a की वैल्यू ऐसी थी, लगभग लगभग खत्म ही थी, मतलब बहुत ही कम होती है। तो हम यहाँ पर v की जगह क्या लगा सकते हैं, आपने वंडरवॉल इक्वेशन जो पहले पढ़ी हुई है, बिल्कुल बेसिक वाली जो पढ़ी हुई है, वो पढ़ी है आपने, पी वी इज इक्वल्स टू एनआरटी, है ना, ये पढ़ा है। अब यहाँ एनआरटी तो हम 1 मोल लेकर ही चल रहे हैं, तो एन को इग्नोर करते हैं, पीवी इज इक्वल्स टू आरटी। तो यहाँ से वी की वैल्यू मैं निकालूंगी आरटी अपॉन पी। अब ये जो वी की वैल्यू आई है आरटी अपॉन पी, यही वैल्यू मैं कहाँ लगाऊंगी, इस वी की जगह लगाऊंगी। ठीक है, इसको नहीं छेड़ेंगे, ये बड़ा है, इसको नहीं छेड़ेंगे, केवल हम इस वाली वी को छेड़ेंगे, मतलब इस वाली वी की जगह हम वैल्यू लगाएंगे। तो अब इसकी जगह अगर मैं वैल्यू लगाऊंगी, तो पहले मैं लिख कर बता देती हूँ पूरा, रिप्लेसिंग replacing v by rt upon p। ठीक है, इन इक्वेशन 3। अब इसको रिप्लेस करके मुझे क्या मिलेगा, पी वी इज इक्वल्स टू आर टी प्लस पी बी माइनस ए, वी की जगह मैंने लगाया आर टी, और जो उसके भी अपॉन में पी था वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये आपको इक्वेशन मिली। अब इसको भी मैं क्या करती हूँ, रीअरेंज कर लेती हूँ। कैसे रीअरेंज करेंगे, ये जो आपका ये वाला P दिख रहा है ना,
केवल ये जो v के साथ है, इस p को मैं इधर अपॉन में ले आऊंगी। अगर मैं इस p को इधर अपॉन में लाती हूँ तो इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा। सही है, देखते हैं कैसा होता है। तो अगर मैं p को यहाँ मैं जैसे बताया अपॉन में मैं लेकर आऊंगी तो ये v बचा इधर, तो केवल ये बचा v। इधर हुआ आपका आर टी अपॉन पी, तो ये हुआ आपका आर टी अपॉन पी। देन आपका बच रहा है प्लस पी बी अपॉन पी। देन है आपका माइनस ए पी अपॉन आर टी और अपॉन वाला पी। ठीक है, डॉट का मतलब मैंने अभी केवल मल्टीप्लाई शो करने के लिए लिखा है। तो ये हो गया v इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी प्लस p से p कैंसिल हो गया b, यहाँ पे p से p कैंसिल हो गया a अपॉन आर टी। सही है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं आता। ठीक है, बिल्कुल सही। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब आपका आएगा बेसिक जो मैथ होती है डिफरेंशिएशन वाली, उसका यूज क्या करेंगे। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट प्रेशर। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 विद रेस्पेक्ट टू, WRT मतलब विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, प्रेशर को हम कांस्टेंट मानकर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर टेम्परेचर के टर्म्स में v को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा dv बाई dt, इस पर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इक्वल्स टू आर टी अपॉन पी। अब इसमें देखो टेम्परेचर से अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपको टेम्परेचर वाला टर्म ही देखना है कि वो किस हालत में है। आर भी कांस्टेंट है, पी भी कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, उसको हमने बाहर लिख लिया। अब बचा टी, तो इस टी का आपने डिफरेंशिएशन करा किसके, टेम्परेचर के ही रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब ये बी तो आपका पूरा ही कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, कुछ नहीं आएगा। माइनस ए कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन किसका होगा 1 अपॉन टी का। ये जो टी दिख रहा है ये असल में क्या है, 1 अपॉन टी ही तो है। तो ये हो गया डी बाई डी टी, 1 बाई टी। अब आपको अगर बेसिक डिफरेंशिएशन आता है तो आपको पता है कि जो आपका 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन होता है टेम्परेचर के ही रेस्पेक्ट में, वो आपका निकल कर आता है माइनस का 1 बाई टी स्क्वायर, माइनस का 1 बाई टी स्क्वायर। कुछ तो मतलब अगर फॉर्मूला तो खैर बेसिक सा होता है, लेकिन कुछ चीजें तो आपको ऐसे ही मुंह जबानी याद होनी चाहिए कि इसका डिफरेंशिएशन इतना निकलेगा, इसका इतना निकलेगा। तो 1 बाई टी का कभी भी डिफरेंशिएशन आएगा तो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर आएगा। अब ये माइनस का बहुत बड़ा खेल है, ये माइनस निकल कर आया आपका, यहाँ भी माइनस था, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन भी माइनस आ रहा है तो आगे किसका टर्म आ जाएगा, प्लस का टर्म आ जाएगा। तो क्या हुआ, dv बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर। ये आपका dt का तो हो गया केवल 1, मतलब टी की केवल एक ही टी की पावर 1 थी, तो ये बचा आपका आर पी। यहाँ पर 1 बाई टी का जो डिफरेंशिएशन आया था वो माइनस का 1 बाई टी स्क्वायर आया था, तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो गया a बाई आर टी स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 5। देन आपका जो अगला स्टेप होगा, इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। कुछ नहीं करना, मतलब इस इक्वेशन को नहीं, सॉरी, इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। क्या रीअरेंज करा कि आर टी की टर्म में हमने इसको लिख लिया। आर टी की टर्म में अब हम इसको कैसे लिखेंगे, आर टी का टर्म रखो यहीं पर, ये लिखो, मतलब आर टी के टर्म में अगर हमें करना है, सॉरी ब्लर हो गया था, आर टी के टर्म में अगर हमें सब इसको रखना है तो बाकी सब ले जाएंगे दूसरी साइड। क्या हुआ, सॉरी पहले यहाँ पर लिखो आप, रीअरेंज इक्वेशन 4। ठीक है, 4 भी दिख रहा होगा आपको इस स्क्रीन पर। तो ये हो गया आपका आर टी अपॉन पी इक्वल्स वी माइनस वी प्लस ए अपॉन आर टी। सही, v की तरफ मैंने सारी वैल्यूज लिख ली हैं। अब इस p को भी मैं पहुंचाऊंगी ऊपर, तो आर टी, अगर p को भी मैं ऊपर पहुंचा रही हूँ तो क्या होगा आपका p v माइनस बी प्लस ए पी अपॉन आर टी। सही है, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आर टी इज इक्वल टू पी वी माइनस वी प्लस ए पी अपॉन आर टी। यहाँ भी पी जाएगा, यहाँ भी पी जाएगा, यहाँ भी पी जाएगा, तो इन दोनों पर जो पी गया है उसको मैंने कॉमन ले लिया है। कुछ बहुत बड़ी मैथ नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा है, ये आ गया। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए तो ये सब चीज़ें बहुत ईजी पड़ती हैं, बट बायो वालों में बहुत सारे, मतलब 70% अगर मैं कहूँ तो लोगों को नहीं समझ में आता है कि आखिर चल क्या रहा है। तो इसलिए मैं थोड़ा बच्चों की तरह समझा रही हूँ कि क्या हो रहा है इसमें। से ये आपने मान ली इक्वेशन नंबर 6।
अब क्या हुआ, डिवाइड बोथ साइड्स बाय, डिवाइड बोथ साइड्स बाय पीटी। अब पीटी से अगर आपने डिवाइड किया है तो आपके पास बचेंगी आर टी अपॉन पीटी, ठीक है, पी वी माइनस वी अपॉन पीटी प्लस ए पी आर टी इंटू पीटी। जो जिससे कट रहा हो सब काटा पीटी कर दो, टी से टी कैंसिल हो गया, पी से पी कैंसिल हो गया, पी से पी गया, बचा आपके पास आर अपॉन पी वी माइनस बी अपॉन टी प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया, यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब क्या करेंगे, ये जो आपकी वैल्यू है आर अपॉन पी, ये आप इक्वेशन नंबर, मतलब जो भी आपकी इक्वेशन है उसको रख देंगे सिक्स्थ वाली इक्वेशन में, सॉरी फिफ्थ वाली इक्वेशन में। ये जो आपकी आर बाई पी की वैल्यू निकल कर आई, ये इस इक्वेशन में आप पुट कर देंगे। इसको लिख लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 7 मान लेते हैं। अब लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ, पता नहीं क्यों इतना ब्लर हो रहा है, आर अपॉन पी फ्रॉम इक्वेशन 7th इनटू इक्वेशन 5th, ठीक है। ये जो आर अपॉन पी की वैल्यू आई है, केवल ये हम उठा के कहाँ रखेंगे, 5th में रख देंगे। चलिए ये तो ऐसे ही रहेगा, डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी, डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल्स टू, अब था आपका आर पी, तो आर पी की जगह आया वी माइनस बी अपॉन टी प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर। ये वी पूरी वैल्यू थी आर अपॉन पी की, और लास्ट में आपके पास बच रहा है प्लस का ए अपॉन आर टी स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। तो आपके पास आई जो वैल्यू वो आई डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल्स टू वी माइनस बी अपॉन टी, फिर आपके पास ये आ गया 2a अपॉन आर टी स्क्वायर। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब इसको भी क्या कर सकते हैं, ये v माइनस बी के अपॉन में जो t है ये v के नीचे भी होगा, v के नीचे भी होगा, है ना, हमने तो कॉमन दे रखा है नीचे t, तो इस वाले b के नीचे भी t आएगा, इस वाले के नीचे भी t आएगा। तो अब मैं क्या करूंगी, तो अब हम इसको खोल कर लिखेंगे dv बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट p इज इक्वल टू v अपॉन टी माइनस b अपॉन टी प्लस 2a अपॉन आर टी स्क्वायर। इस t को, ये जो आपका t था, इसको मैं पहुंचा दूंगी इधर, 1 2 3, तीनों में से एक टी मैंने कॉमन ले लिया, एलसीएम कह सकते हो आप उसको, और उसको अगर मैं जो नीचे वाली चीज होती है इधर पहुंचाऊंगी तो वो कहाँ जाएगी, मल्टीप्लाई में जाएगी। तो ये आ गया टी डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, यहाँ से तो टी चला गया v, यहाँ से एक टी चला गया b, फिर 2a अपॉन आर टी, सही है। ये आई आपकी इक्वेशन नंबर 9th। अब क्या करेंगे, 9th इक्वेशन आपकी आ गई, ये बच्चा आपका, हाँ जी सही है, ठीक है, ओके। अब आपको एक थर्मोडायनामिक रिलेशन ऑलरेडी पता है, वी नो थर्मोडायनेमिक। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स के डेरिवेशंस में क्या होता है ना, कोई भी इक्वेशन कहीं भी काम आ जाती है। तो आप अगर किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसमें 2-3 इक्वेशन तो ऐसी ही निकल आएंगी जो आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, मतलब आपको नहीं पता होगा बट पहले ही वो चीज सिखाई गई है। तो आपको थर्मोडायनेमिक के बेसिक्स तो बहुत ज्यादा पता होना चाहिए। वी नो थर्मोडायनेमिक रिलेशन V इज इक्वल्स टू T dV बाई dt प्लस dH अपॉन dP, ठीक है, dH अपॉन dP एट कॉन्स्टेंट T, ठीक है, ये आपको पता है। अब आप समझ गए होगे, ये आपको पता है, ये क्वेश्चन 10 हो गई। अब आप क्या समझे होगे इससे, यहाँ आपको V की वैल्यू दिख रही है और ये दिख रहा है, ठीक है, ये कांस्टेंट P ये दिख रहा है, और यहीं आपको ये दिख रहा है, ये दो टर्म आपको सेम सेम दिख रहे हैं, है ना, बिल्कुल सेम सेम ये दो टर्म्स दिख रहे हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो आप 9th और 10th दोनों को की वैल्यूज लेकर क्या कर सकते हो, इसकी जगह ये लिख सकते हो। मैं बताती हूँ, देखो, फ्रॉम इक्वेशन 9th एंड 10th, 9th और 10th इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू की जगह ये पूरा लगा दो यहाँ पर, ये आया v, मतलब 9th से इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ लगा दी है, ठीक है। अब यहाँ लगाई है वैल्यू, अगर हमने यहाँ लगाई है अगर वैल्यू हमने, तो v की वैल्यू में हम क्या लगा देंगे, इस वाली की वैल्यू लगाई तो हमने हो गया v माइनस बी प्लस 2a अपॉन
RT। ठीक है, यहाँ आपके पास ये वाला टर्म ऑलरेडी दिया हुआ था, तो प्लस हो गया DH/dP एट कांस्टेंट T। सही है। अब क्या करेंगे हम, इस v से, या ये वाला v तो आप कर सकते हो कैंसिल, क्यों, दोनों साइड ही प्लस में है। अगर इधर भी लेकर जाओगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया आपका कैंसिल, ये आपका टर्म बच रहा है। अब आपको जो मेन वैल्यू चाहिए, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में जहां से डेरिवेशन हमने शुरू किया था, वहां पर हमने देखा था कि जो आपका टर्म है आपको लाना है DT/dP एट कांस्टेंट H। अभी आपका निकल कर आया है DH/dP का T। तो अगर DH/dP का एट कांस्टेंट T अगर मैं वैल्यू देख रही हूँ तो ये हो जाएगी B माइनस 2A/RT, है ना, यही चीज आपकी आ रही है। या अगर मैं इसको उल्टा करना चाहूँ, मतलब माइनस को इसको और करके मैं लिख सकती हूँ माइनस DH/dP एट कांस्टेंट T इज इक्वल टू माइनस B प्लस 2A/RT। अगर मैं यहाँ माइनस दे रही हूँ या पूरी इक्वेशन में माइनस में लगाना चाह रही हूँ, तो जो प्लस का टर्म है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस का टर्म है वो प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन बची, ये आई इक्वेशन नंबर 11। अब डेरिवेशन का बिल्कुल लास्ट चल रहा है, आपको ये इक्वेशन तो मिल गई। अब जो आपने इक्वेशन निकाली थी जूल थॉमसन कोफिशिएंट वाली, जो मैंने बोला था कि सबसे स्टार्टिंग में आपको उसका डेरिवेशन देखना पड़ेगा, वही वाली इक्वेशन देखो, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 जो आपने देखा था, इसमें आपके पास टर्म था माइनस DH/dP एट कांस्टेंट T। इसकी जगह आप ये वैल्यू पूरी पुट कर सकते हो फर्स्ट इक्वेशन से उठाकर इक्वेशन नंबर 11 में। क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट put value of minus DH/dP at constant T into equation 11th। तो अब आपको क्या मिलेगा, ये आपके पास जो वैल्यू थी इसकी जगह आप वैल्यू लगाओगे DT/dP at constant H into CP is equals to minus B प्लस 2A/RT। और क्या कर सकते हो आप इसको, DT/dP एट कांस्टेंट H, इसको ले जा सकते हो नीचे, तो ये आ गया आपका, मैं 2A आगे लिख देती हूँ क्योंकि वो थोड़ा बेटर लगता है, 2A माइनस 2B डिवाइडेड बाई CP और DT/dP H 1/CP 2A/RT माइनस B। और यही थी आपकी जूल थॉमसन कोफिशिएंट की इक्वेशन रियल गैस के लिए। ये आपकी सेम इक्वेशन आ गई। दैट्स इट, ये रही आपका डेरिवेशन इसके लिए, रियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट का। डेरिवेशन वीडियो में जरूर लंबा लग रहा होगा, लेकिन एक बार आप अगर पकड़ लेते हो, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आ जाता है कि करना क्या है, बहुत इजी डेरिवेशन लगता है। ठीक है, घबराना कभी नहीं होता है डेरिवेशन से। तो ये आपका पूरा डेरिवेशन था। आई होप वीडियो समझ आया होगा, नहीं भी समझ आया आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, जो भी प्रॉब्लम हो मैं कोशिश करूंगी इसको सॉल्व करने की। कोई और भी टॉपिक आपको नहीं समझ आया आप मुझे बता सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अच्छे से पढ़ाई करो, टाटा बाय बाय, ध्यान रखो।